हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन और इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो देखो, आज इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास का अर्थ क्या है। और सेकंड टॉपिक हमारा होगा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास के कारण, यानी कि किन किन कारणों से जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उनमें ह्रास होता है। थर्ड टॉपिक हमारा है नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और फोर्थ जो टॉपिक हमारा है वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें ह्रास की राशि निर्धारित करने वाले जो जो तत्व है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर हम आज फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो जो भी हम व्यवसाय करते हैं, चाहे कोई व्यवसाय छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक व्यवसाय के अंदर स्थायी संपत्तियां फिक्स एसेट्स होती है। इनकी आवश्यकता व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं इनको चलाने के लिए होती है। अब बात आती है कि एसेट्स कौन कौन सी होती है। फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स आपकी होती है बिल्डिंग, संयंत्र, मशीनरी, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, कार्यालय या ऑफिस इक्विपमेंट, जितने भी, जैसे टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। ये हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है। अब देखो, ये जितनी भी हमारी एसेट्स है इन सब का जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइफ तक चलने वाली कोई भी एसेट्स नहीं होती। इसके बाद क्या होता है, जिसके बाद व्यवसायिक क्रियाओं के लिए इन संपत्तियों की उपयोगिता समाप्त होती है। जब जीवन काल निश्चित हो जाता है तो सीधी सी बात है, जो निश्चित जीवन काल है जैसे 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, तो उसके बाद क्या होता है, इन जो फिक्स एसेट्स होती है इनकी बिजनेस में उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो इनके निरंतर प्रयोग करने से या समय बीतने के कारण इनके या तो मूल्य या उपयोगिता में लगातार कमी हो जाती है। और उस कमी को ही क्या कहा जाता है, उस कमी को ही ह्रास कहा जाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भी लाइफ होती है उसमें इस ह्रास जो है इसको बांट देते हैं। और इस बांटने की प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसको भी ह्रास कहा जाता है। यानी कि जितने वर्ष तक ये चलेगी उतने ईयर तक इसकी जितनी भी वैल्यू है एसेट्स की उसको डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन। तो N.R. कार्टर ने इसकी परिभाषा दी है। N.R. कार्टर के अनुसार एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्षणे एवं स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। अब देखो, यहाँ कारण कोई भी हो सकता है, किसी भी कारण से होने वाली क्षणे का मतलब है कि धीरे धीरे होने वाली कमी कैसी होती है, स्थायी कमी हो जाती है। एक बार वैल्यू कम हो जाती है तो उसको दोबारा इंक्रीज नहीं किया जाता, तो उसको ह्रास कहा जाता है। कोई एक परिभाषा और कर लेती हैं, जैसे थर्ड है स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, मूल्य ह्रास एक निश्चित समय में किसी भी कारण से संपत्ति के कार्यशील जीवन की समाप्ति का माप है। ये किसी भी संपत्ति का जो जीवन काल है वो समाप्त हो गया उसके बारे में बता रहा है। तो ये कोई 2 परिभाषा है, इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब आता है ह्रास की विशेषताएं। जैसे कि मीनिंग में हमें पता चल गया और डेफिनेशन से हमें पता चला है कि ह्रास से क्या होता है, कोई भी एसेट्स होती है उसके मूल्य में स्थायी कमी हो जाती है। स्थायी कमी मतलब उसकी वैल्यू परमानेंटली कम हो जाती है। दूसरा, ये जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती है। और ये किस में कमी होती है, फिक्स एसेट्स में की वैल्यू में कमी आती है। तो इसके हम फीचर्स करेंगे, स्पेशल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की विशेषताएं। सबसे पहले है ह्रास का अर्थ किसी स्थायी संपत्ति, केवल भूमि को छोड़कर। ध्यान रखना, भूमि जो है उसमें कोई भी ह्रास नहीं होता। सभी भूमि को छोड़कर जितनी भी फिक्स एसेट्स है सबके मूल्य में कमी होती है।
सेकेंड इसकी विशेषता है ऐसी कमी स्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि एक बार कम हो गई है वैल्यू तो वो कम ही रहती है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, परमानेंट कमी होती है। ह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में एक बार कमी आ जाती है तो दोबारा उसके प्रारंभिक मूल्य पे नहीं लाया जा सकता। मान लेते कि एक ट्रक है, ठीक है, ट्रैक्टर है, उसकी स्टार्टिंग में जब हमने खरीदा तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। एक साल के बाद उसकी 1 लाख वैल्यू कम होगी। 1 लाख वैल्यू कम किस कारण से हुई, लगातार चलने से, यूज करने से, टूट फूट से। अब वैल्यू कितनी बची है, 4 लाख। इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस ट्रैक्टर की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि ये 4 लाख वैल्यू और इसको हम 5 लाख करना चाहें तो हम दोबारा से इसकी वैल्यू को 5 लाख नहीं कर सकते। थर्ड है ह्रास या डेप्रिसिएशन जो है एक सने सने और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे और लगातार होता रहता है ह्रास। जैसे कि अगर कोई वस्तु हम यूज नहीं करते हैं तो भी ह्रास होता है। जैसे लोहे की वस्तु है, उसमें जंग लगने से जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जंग लगने से वो वस्तु जो है चलने लायक नहीं होती, क्योंकि या तो निरंतर प्रयोग से या समय व्यतीत होने के कारण या फिर अप्रचलन के कारण। 3 कारण है, शनै शनै होती है, या तो निरंतर प्रयोग से होती है, या समय व्यतीत होने या अप्रचलन के कारण भी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है ह्रास लगाना संपत्ति के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि यह संपत्ति की लागत को इसके जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया है। अगर कहे कि ह्रास लगाना वस्तु के मूल्यांकन की प्रक्रिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं वो तो हम इसकी लाइफ को जो है उसको कार्यशील जीवन को हम आपस में बंटवारा कर देते हैं। फिफ्थ है ह्रास लगाने से संपत्ति के केवल पुस्तकीय मूल्य में कमी आती है, इसके बाजार मूल्य में कमी नहीं आती है। जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो कम हो जाती है, बाजार वैल्यू जरूरी नहीं है कि कम हो या ना हो। जैसे हमने ऊपर एक ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया था, उसमें हमारी वैल्यू 1 साल के बाद कितनी बची, 4 लाख। हो सकता है बाजार में अभी भी 4,50,000 हो, 350,000 भी हो सकती है। तो ये बाजार वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर हो ये जरूरी नहीं होता, कम ज्यादा भी हो सकती है। ह्रास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए ही किया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज जो है टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए किया जाता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यह शब्द क्षयशील संपत्तियों, जैसे क्षयशील संपत्तियां वो होती है जो वेस्टिंग एसेट्स होती है, जैसे खान, तेल के कुएं, इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखना है, क्योंकि जो वेस्टिंग एसेट्स होती है वो भी आपकी फिक्स एसेट्स होती है, बट उनके लिए जो है डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं किया जाता। अब आता है जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इससे नगद व्यवसाय से बाहर नहीं जाता। जैसे कि आपकी कोई एसेट्स है वो चलने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बट ये वैल्यू आप कहीं बाहर पे नहीं करते। इस कारण कहा जाता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो कैसा है, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस है जो व्यवसाय के अंदर किसी भी एसेट्स या एक टाइप का एसेट्स एक्सपेंसेस है, उससे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, बट आपको कहीं बाहर पे करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है आपका कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से कारण है, यानी कि किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन होता है, रीजन। सबसे पहला हमने पढ़ा कि बाय कांस्टेंट यूज, निरंतर प्रयोग करने से। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग करने से इनकी टूट फूट, वियर एंड टियर हो जाती है, जिससे इनका मूल्य कम हो जाता है। तो पहला कारण यही है कि अगर हम लगातार संपत्तियों को यूज करते रहते हैं तो यूज करने से संपत्तियों की वैल्यू कम हो जाती है। कम किस वजह से होती है, घिसावट की वजह से, या इनकी जो है इनमें कुछ टूट फूट होने की वजह से भी इनकी मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय व्यतीत होने से ह्रास, बाय एक्सपायरिंग ऑफ टाइम। देखो बहुत सारी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका प्रयोग किया जाए चाहे ना किया जाए, कुछ समय के बाद जैसे ही उनकी समय बीतता है उनका मूल्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है।
और इनके मूल्य में कैसे कमी आती है? इनके मूल्य में कमी प्राकृतिक कारणों जैसे वर्षा, तेज हवाओं, मौसम में परिवर्तन, इन कारणों से लगातार होती रहती है। चाहे उस एसेट्स को यूज करो ना करो, जैसे ही वो एक्सपायर होगी तो उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। नेक्स्ट है कानूनी अधिकारों की अवधि समाप्त होने से, बाय एक्सपायरिंग ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स यहाँ ध्यान रखना, कानूनी अधिकारों की समाप्ति होने पर या जो समय व्यतीत हो जाने पर। तो कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका जीवन काल बिल्कुल निश्चित होता है, यानी कि बाय एक्सपायरिंग ऑफ लीगल राइट्स की वजह से आपकी एसेट्स जो है उसके मूल्य में डेप्रिशिएट तभी आता है या फिर उसकी वैल्यू तभी समाप्त होती है जब उसकी लाइफ जो है, जब उसका जीवन काल क्या हो, जब उसका जीवन काल निश्चित हो। जैसे लीज पर ली गई कोई संपत्तियां, आपने कोई संपत्ति लीज पर ली, एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई संपत्ति 5 लाख रुपए में 20 वर्ष के लिए आपने लीज पर ली है, कितने में? 5 लाख रुपए में पेमेंट कितने की? 5 लाख रुपए, और कितने वर्ष के लिए ली है? 20 वर्ष के लिए ली है। तो प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 1/20 यानी कि 25,000 रुपए कम हो जाएंगे, चाहे आप उस एसेट्स को यूज करो या ना करो। इसी तरह से जैसे ही 20 ईयर कंप्लीट होंगे तो जो आपने एसेट्स ली है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे आपने उस एसेट्स का प्रयोग किया हो चाहे ना किया हो। फोर्थ है आपका अप्रचलन के कारण, बाय ऑब्सोलेंस के कारण, यानी कि कई बार क्या होता है किसी नए आविष्कार होने के कारण, जब बाजार में नई नई एसेट्स आ जाती है, नए आविष्कार आ जाते हैं, या हम कहें कि अगर कोई नई टेक्निक आ जाती है तो जो पुरानी टेक्निक होती है वो जो है आपके लिए बेकार हो जाती है, या जो नई टेक्निक की मशीन आ जाती है तो जो पुरानी टेक्निक की मशीन या पुरानी टेक्निक की जो एसेट्स होती है वो काम करने देना बंद कर देती है, या फिर नई के कंपैरिजन में पुरानी ज़्यादा कॉस्टली लगने लग जाती है। तो इस कारण क्या होता है, यद्यपि इनका भौतिक रूप से इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर आप नई टेक्निक यूज नहीं करोगे, पुरानी यूज करोगे, तो हो सकता है आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी डाउन हो सकता है कॉस्ट भी ज्यादा आ जाए। तो इस कारण से जैसे ही कोई नई टेक्निकल मशीनरी आती है तो उसके बाद जो भी पुरानी मशीन है वो क्या हो जाती है, चलन से बाहर हो जाती है। तो इस तरह से भी एक टाइप से इसको डेप्रिसिएशन के अंदर ही काउंट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है दुर्घटना के कारण, बाय एक्सीडेंट। कई बार क्या होती है, जैसे कि मशीन चल रही है, चलते चलते मशीन के अंदर आग लग जाना, जैसे कोई भूचाल आ गया उसकी वजह से मशीन नष्ट हो जाना, बाढ़ आने की वजह से आपकी मशीनरी नष्ट हो जाना। तो इस तरह से अगर कोई मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वो भी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एक टाइप का जो एक्सीडेंट से नुकसान हुआ है वो भी डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट किया जाता है। सिक्स्थ है रिक्तता के कारण, बाय डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है, जैसे तेल के कुएं हो गए, कोयले की खान होगी, ये ऐसी एसेट्स होती है जिनका जो भी भंडार होता है, स्टोरेज होती है, वो लिमिटेड होती है, और उनमें से पदार्थ निकलते रहने की वजह से, जैसे जैसे हम पदार्थ उनमें से निकालते हैं, जैसे तेल के कुएं में से तेल निकालते हैं और खान में से कोयला निकालते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खान जो है बिल्कुल खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो इससे इनका मूल्य भी कम होता चला जाता है। सेवंथ है बाजार मूल्य में स्थायी कमी, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। देखो, स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उन पर ध्यान ज्यादातर नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्थायी संपत्तियां व्यवसाय में लगातार प्रयोग करने के लिए यूज की जाती है, दोबारा बेचने के लिए खरीदी नहीं जाती। तो पहले नजर में तो यही होता है कि एसेट्स एक बार खरीद ली तो आप बाजार मूल्य को ध्यान में ही नहीं रखोगे, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। पर कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं कि यदि उनके मूल्य में स्थायी कमी हो जाती है तो इस कमी को भी ह्रास मान लिया जाता है। कुछ एसेट्स ऐसी होती है, अगर उनके जो है मूल्य में कमी हो जाती है तो जो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे विनियोगों के मूल्य में स्थायी कमी, मान लेती है एक शेयर है, ठीक है,
एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज। शेयर क्या है, आपकी एक एसेट्स है। अब इस शेयर की जो वैल्यू है वो कम होकर अगर 15 रुपए होगी तो आपको कितने मिलेंगे इस शेयर को सेल करने से, 15 रुपए। तो ये जो 5 रुपए की कमी आई है वो क्या है, आपकी डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनकी वैल्यू कम हो जाती है, बाजार मूल्य कम होने से भी कमी होती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ह्रास लगाने की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ डेप्रीशिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रीशिएशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो आवश्यकता, महत्व या उद्देश्य वो है शुद्ध लाभ हानि के निर्धारण के लिए, डिटरमाइन एक्यूरेट या नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखो किसी भी व्यवसाय के सही लाभ तभी ज्ञात हो सकते हैं जब उन लाभों के उपार्जन के लिए लगाई गई सभी लागतें लाभ हानि खाते में डेबिट कर दी होगी। यानी कि आपने लाभ कमाने के लिए जो जो खर्चे किए हैं, आपके जो जो खर्चे किए हैं, अगर आपने उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है तभी आपका एक्यूरेट नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। क्योंकि आय कमाने में संपत्तियों का भी प्रयोग होता है, सीधी सी बात है, एसेट्स जो है यूज होती है। और अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है डेप्रिसिएशन के कारण तो वो क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन एक व्यय है। जिस तरह से मजदूरी, वेतन, किराया आप एक खर्चे में काउंट करते हो, सेम उसी तरह से जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो इसलिए अगर आप नेट प्रॉफिट, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको जो अन्य खर्चे, मजदूरी, वेतन, किराया आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, उसी तरह से आपको डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस जो है डिटरमाइन होगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, इसी से रिलेटेड है, चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए, यानी कि शो एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन बाय बैलेंस शीट। अब आपकी बैलेंस शीट जो है एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो करेगी, अगर संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाया जाता है तो वो बैलेंस शीट में क्या होगी, आपकी ओरिजिनल मूल्य पे यानी कि बढ़े हुए मूल्य पे दिखाई जाएगी। मान लेते हैं आपके बिजनेस में एक 5 लाख रुपए का ट्रक खरीदा है, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए कम होकर 4 लाख रुपीस हो गई है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर इसकी 4 लाख की बजाय आप 5 लाख की वैल्यू ट्रैक्टर की दिखाते हैं तो क्या होगा, आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा दिखाई देगा, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। बट रियल में क्या है, 1 लाख रुपए वैल्यू डाउन हो गई है। तो ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर ये डेप्रिसिएशन जो है ट्रैक्टर में से लेस करके आपको 4 लाख रुपीज ही बैलेंस शीट के अंदर शो होना चाहिए, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर सके। नेक्स्ट है स्थायी लागत ज्ञात करने के लिए, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्यूरेट, तो आपको डेप्रिसिएशन को भी शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो मशीनों पे होता है और प्रोडक्शन किस पे होता है, मशीनों के द्वारा ही होता है। तो इसलिए अगर आप एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ह्रास का लेखा करना चाहिए। यदि ह्रास का लेखा यानी कि डेप्रिसिएशन को अगर नहीं लिखा जाएगा तो वस्तु की ठीक प्रोडक्शन कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्रास भी क्या है, डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंसेस है जो स्थायी संपत्ति के प्रयोग की लागत को लगातार बताता रहता है। क्योंकि उत्पादन लागत के आधार पर ही उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में प्लस कुछ परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करके ही जो है मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगर आपने जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट में काउंट नहीं किया है तो आपका जो मूल्य है वो भी कम होगा, और इस तरह से मूल्य कम होगा तो आपके बिजनेस पे जो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एसेट्स जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी और उनको परचेज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे।
तो यदि उत्पादन लागत में ह्रास को शामिल नहीं किया तो विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कम निर्धारित हो जाएगा और इससे लाभ आगे भविष्य में गिर जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करने के लिए, जो भी आपकी एसेट्स है उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए फंड की अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है पर अन्य व्ययों की भांति इसका नकदी में भुगतान नहीं किया जाता, ये तो सच है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश आइटम होती है, तो इसको P&L अकाउंट में तो डेबिट किया जाता है बट इसको जो है कैश में पेमेंट नहीं किया जाता। अब ह्रास की राशि व्यवसाय में ही संचित होती रहती है, जितना ह्रास करता है उतने रुपए आपके बिजनेस में ही रहते हैं। तो स्थायी संपत्तियों के अनुमानित जीवन काल के व्यतीत होने के बाद नई संपत्ति के क्रय के लिए इस संचित राशि का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं एक एसेट्स है, उसमें पर ईयर आपको 50,000 रुपीज जो है डेप्रिसिएशन पे करना था, पर डेप्रिसिएशन हुआ है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है आप बाहर तो पे नहीं कर रहे बट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं और उतने रुपए आप डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है वो मशीन जब भी आपकी खराब होगी या यूज करने लायक नहीं होगी तो उस इकट्ठे हुए पैसे से आप एक नई मशीन परचेज करके उस पुरानी मशीन की जगह रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लाभांश का पूंजी में से वितरण रोकने के लिए। देखो डेप्रिसिएशन जो है ट्रांसफर करने से P&L अकाउंट में से आपका प्रॉफिट जो है एक्यूरेट होता है। अगर आप प्रॉफिट इसको डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तो देखो आपके एसेट्स की वैल्यू तो डाउन हो जाएगी बट अगर आपने P&L अकाउंट में नहीं दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट एज ए डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि जो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है उसको आपने इसमें एडजस्ट नहीं किया है। तो इस तरह से जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किस में से दिया जाएगा, कैपिटल में से। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, ह्रास जो भी आपका डेप्रिसिएशन होता है उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। देखो यदि ह्रास न लगाया जाए तो लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया लाभ व्यवसाय के वास्तविक लाभ से अधिक होगा और यह अधिक लाभ या तो व्यवसाय के स्वामियों द्वारा निकाल लिया जाएगा या लाभांश के रूप में बढ़ जाएगा। इस प्रकार बांटे गए लाभांश में ह्रास की वह राशि भी शामिल होती है जो वास्तव में पूंजी का ही भाग है। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हो तो जो भी डिविडेंड है वो कैपिटल में से देने से बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अधिक आयकर से बचने के लिए, जो टैक्स है उससे बचने के लिए। तो टैक्स से कैसे बच सकते हो, करों की गणना करने के लिए ह्रासों को लाभों में से घटाया जाता है। मान लेते हैं आपके प्रॉफिट जो है डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले हैं आपके 1 लाख, अगर आप डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते हो तो आपको टैक्स इस पे देना पड़ेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन इसमें से 20,000 लेस करते हो जो आपको कहीं पे नहीं करना बट लेस करना है तो अब आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 80,000 पे। तो इस तरह से अगर आप डेप्रिसिएशन जो है उसको P&L अकाउंट में शो कर देते हो तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अन्य उद्देश्य कौन कौन सी है, ह्रास न लगाने से व्यवसाय के लाभ अधिक दिखते हैं, इससे कर्मचारी वर्ग जो है अधिक मजदूरी की और बोनस की मांग करेगा क्योंकि कर्मचारियों का पता होगा कि प्रॉफिट ज्यादा हो गए बट रियल में तो नहीं है क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन शो नहीं किया। तो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो कर्मचारी मजदूरी की मांग करेंगे, बोनस की मांग करेंगे। लाभ अधिक प्रतीत होने से व्यवसाय में फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है और अन्य व्यक्ति भी उस व्यवसाय में आकर्षित हो जाते हैं जिससे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है कई जो है आवश्यकताएं हैं या महत्व है या उद्देश्य है जिसकी वजह से आपको डेप्रिसिएशन जो है लगाना चाहिए और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
यानी कि ह्रास की राशि निर्धारित करने वाले तत्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छी तरीके से करना इसको। ये वो पॉइंट है जो आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है डिसाइड करती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, संपत्ति की कुल लागत। संपत्ति के क्रय मूल्य में वे सब व्यय जोड़ देने चाहिए जो उसे लाने में, उसकी स्थापना में हुए हो। जैसे संपत्ति को लाने में आपने मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की एसेट्स परचेज की है मार्केट्स में, ठीक है। उस मशीन को लाने में आपके 10,000 रुपए किराया लग गया, तो अब वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। 10,000 रुपए उस मशीन को इंस्टॉल करवाते, बिजनेस के अंदर स्थापित करने में लगे, तो टोटल कितनी होगी आपकी एसेट्स की वैल्यू? अब होगी 1,20,000 रुपए। तो इसलिए कहा जाता है कि एसेट्स की टोटल कॉस्ट जो है वो आपको लेनी है, चाहे उसमें परचेजिंग प्राइस के जो वैल्यू है वो दी हो, चाहे किराया हो, चाहे इंस्टॉलमेंट करवाने का जो वेजेस दी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। सेकेंड पॉइंट है संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। देखो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई भी एसेट जो है वो एक निश्चित समय तक ही यूज की जाती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरह से, तो उसका उपयोगी जीवन भी वही होगा। तो देखो उपयोगी जीवन काल वह अवधि होती है जिसमें उस संपत्ति का प्रयोग करते रहना व्यवसाय के लिए उपयोगी है, उसी को ही उपयोगी जीवन काल कहा जाता है। जैसे यदि कोई मशीन 25 वर्ष तक चल सकती है परंतु नए आविष्कारों के कारण इसे केवल 15 वर्ष में ही प्रयोग लाया जाएगा, तो इसका अनुमानित जीवन काल कितना होगा? 15 वर्ष। यानी कि मशीन तो 25 साल तक चल सकती है पर नए नए आविष्कार हो जाएंगे, तो 15 सालों के बाद नई टेक्निक की मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मशीन है वो 15 साल तक चलेगी, तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी? 15 ईयर। अब आता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। तो देखो संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर इसे बेचने से संपत्ति का जब जीवन समाप्त हो जाता है, यानी कि आपने क्या किया, एक मशीन है उसको आपने वहां से हटा दिया है जहां प्रोडक्शन हो रहा था और उसको एज ए कबाड़ के रूप में आपने बेच दिया, तो वो एज ए कबाड़ के रूप में बेचा जाता है, उसे कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यूज। 2 नाम है इसके, स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो और रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हो, या आप अपनी भाषा में ये कह सकते हो कि कोई एक ट्रैक्टर है, आपने उसको 20 साल तक यूज किया, 20 साल यूज करने के बाद अगर आप उसको यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए आपने उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया है और उसकी जगह नया ट्रैक्टर ले लिया है। तो अब वो पुराना पड़ा क्या करेगा, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसको एज ए कबाड़ के तौर पर बेचकर आपको जो रुपया मिलेगा उसको हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि जो आपका एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लेते हैं कोई एक मशीन है, ठीक है, कोई एक मशीन है और वो आपने परचेज की है। परचेज कितने में की है? आपने परचेज की है 60,000 में, ठीक है। उस मशीन को लाने के लिए आपने किराया दिया है, इसको हम फ्रेट बोलेंगे। फ्रेट कितना दिया आपने? 4,000 दिया है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपने दी है वेजेस, या वेजेस देंगे, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। कितनी दी आपने? 1,000। तो टोटल कितनी वैल्यू होगी? ये जो है 65,000, ये वैल्यू जो है टोटल कॉस्ट कहलाएगी इस मशीन की, ठीक है। अब हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा वो डेप्रिसिएशन आपका इस बेस पे कैलकुलेट होगा। बट देखो हम मानते हैं कि जब ये मशीन वेस्ट हो जाएगी तो ये कितने रुपए में बिकेगी? कम से कम 8,000 में बिकेगी, 8,000 के अंदर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये स्क्रैप वैल्यू है, ये हमारी जो स्क्रैप वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे,
लेस कर देंगे, लेस स्क्रैप वैल्यू। तो बाकी मशीन की वैल्यू कितनी बची? 57,000। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ इस मशीन की कितनी है? 10 ईयर। ठीक है, तो अब हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? तो कॉस्ट कितनी है इसकी? 57,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी? 10 ईयर। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5700 रुपीज, यानी कि पर ईयर आपको 5700 रुपीज जो है एज ए डेप्रिसिएशन के तौर पर दिखाने होंगे। कितने सालों तक? 10 ईयर तक। तो इस तरह से हम किसी भी मशीन का जो है उसके 3 पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं ना इसके अंदर। तो टोटल कॉस्ट देखेंगे, फिर एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू। इन तीनों पॉइंट को लेकर हम एडजस्ट करके हम किसी भी एसेट्स का जो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया है। समझ आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, लाइक जो है वीडियो को जरूर करना।